वीडियो में मैं 10 ऐसे स्टॉक पर चर्चा करने वाला हूं जो पिछले 2-3 महीने की मार्केट की तेज़ी में बम्पर रिटर्न दिए हैं। इससे पहले जान लेते हैं कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी शुक्रवार को मार्केट में बम्पर गिरावट क्यों हुई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी में 1.17% का फॉल देखने को मिला था। पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से मार्केट में कंटिन्यू तेज़ी बनी हुई थी। तो ये मार्केट की जो तेज़ी थी वो केवल इंडियन मार्केट में तेज़ी नहीं थी। आप देखेंगे तो दुनिया के सारे मार्केट में तेज़ी थी। ग्लोबल मार्केट में संकेत अच्छे थे और सारे मार्केट अच्छे थे। चाहे आप यूएस का नैस्डैक, डाउ जोन्स, S&P, रसेल चाहे जो भी उठा के देख लें, आप सब में तेज़ी पाएंगे कि जो पिछले कुछ दिनों में चली थी। यहाँ तक कि ताइवान, चाइना सभी जगह के मार्केट जो थे वो बम्पर तेज़ी कर रहे थे। इस वजह से हमारा मार्केट भी ऑल टाइम हाई लगाते चला गया, जो हमेशा अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा था। लेकिन शुक्रवार को जो आपको निफ्टी में गिरावट देखने को मिली थी वो देखेंगे कि नैस्डैक में एक दिन पहले ही गिरावट चालू हो गई थी, जो पूरे ग्लोबल सेंटीमेंट का माहौल ख़राब कर दिया। उसके अलावा आप देखेंगे जो इन्फोसिस का रिजल्ट आया था बृहस्पतिवार को वो अच्छा नहीं आया था, उम्मीद के मुताबिक नहीं आया था। तो जिसकी वजह से यूएस के मार्केट में जो लिस्टेड है इन्फोसिस, वहाँ पे 10% का फॉल नाइट में ही देखने को मिल गया था, जिसकी वजह से अपने इंडियन मार्केट में इन्फोसिस का 10% जो गैप डाउन हुआ वो होना तय था, क्योंकि वहाँ पे 10% का डाउन हो चुका था। इन्फोसिस की वजह से आईटी सेक्टर में दबाव पड़ा और ये निफ्टी पे भी दबाव डाला। अगर आप देखेंगे तो इन्फोसिस का निफ्टी में जो वेटेज है वो 5% का वेटेज है। तो समझ सकते हैं कि जब गिरावट होगी तो निफ्टी पे भी असर पड़ेगा ही। जैसा कि फ्राइडे को निफ्टी की जो दिग्गज कंपनी है रिलायंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, HDFC, इन सब का रिजल्ट आने वाला था और एक दिन पहले इन्फोसिस का आ गया था। तो ये रिजल्ट जो आने वाला था, इन्फोसिस को देखकर लोगों के मन में ये आ गया कि इनके भी रिजल्ट गड़बड़ हो सकते हैं। तो इसकी वजह से और पैनिक देखने को मिली, जो स्टॉक में आपको पैनिक देखने को मिला निफ्टी में, वो इसकी वजह से देखने को मिली। सुबह सुबह ही निफ्टी 160 पॉइंट डाउन खुला था और उसके बाद रिलायंस, TCS, HUL, इन्फोसिस की गिरावट ने मार्केट को उठने नहीं दिया। मार्केट गिरने का जो दूसरा दबाव बना उसका कारण था FII वैल्यू की जमकर जो सेलिंग हो रही थी, उसके वजह से गिरा। तीसरा जो कारण बना वो क्रूड ऑयल की तेज़ी। क्रूड ऑयल $82 के ऊपर पहुंच गया था, तो उसकी तेज़ी भी पिछले कुछ दिनों से चल रही थी, जिसकी वजह से ये मार्केट पे दबाव बनाया। मार्केट गिरने का जो अगला रीज़न था वो निफ्टी का वैल्यूएशन था। निफ्टी का वैल्यूएशन जो इस समय चल रहा था, निफ्टी अपने 24 के PE पे ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे FII वालों ने सेलिंग कर दी। जब निफ्टी का PE 20 था तब FII ने जमकर खरीदारी किया। अब देख रहे थे कि मार्केट लगातार ऊपर भागता जा रहा था, लेकिन जो लार्ज कैप की कंपनियाँ थी उनके रिजल्ट थोड़ा गड़बड़ हुए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं किसी स्टॉक के बाइंग या सेलिंग की एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की रिसर्च करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लें। तो दोस्तों, यहाँ पे आप अगर देखते हैं तो यहाँ पे जो पहला स्टॉक है हमारा वो इन्फोसिस। अगर आप एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो इन्फोसिस की गिरावट से आपको पैनिक होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इन्फोसिस जैसे स्टॉक तो गिरावट में ख़रीदने लायक होते हैं और ये पोर्टफोलियो के स्टॉक हैं। इन्फोसिस जैसे स्टॉक का जब रिजल्ट आता है तो उसमें ऐसी सिचुएशन होती हैं, यहाँ पर रिजल्ट आने के पहले थोड़ा सा मूव देंगे, ऊपर ले जाएंगे, उसके बाद स्टॉक गिरा देते हैं। तो ये ऐसी इन्फोसिस में ये पहली बार नहीं हो रहा है, इसके पहले भी कई बार हो चुका है, तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। इन्फोसिस फिर से एक नया हाई मारेगा, तो लेकिन आपको इसमें अभी वेट करने की ज़रूरत है। इन्फोसिस अपने 52 वीक हाई से 20% करेक्ट हो चुका है। इन्फोसिस को आपके अपने पोर्टफोलियो में रखना है, पर अभी वेट करिए, स्टॉक को शांत होने दीजिए। जो हलचल चल रही है इसको शांत होने दीजिए, और अगर आपको स्टॉक और नीचे मिलता है तो आप वहाँ पे इसके लिए बाइंग कर सकते हैं। दोस्तों, जो दूसरा स्टॉक है उसका नाम है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। दोस्तों, ये स्टॉक भी 4587 रुपये पे चल रहा है। इसका मार्केट कैप देखेंगे तो 68,762 करोड़ का है, जो कि बहुत ही तगड़ा है। और स्टॉक भी 47 है, जो कि अपने इंडस्ट्री PE से महंगा है। पर यहाँ पे देखेंगे कि आप अगर इसका ROC देखेंगे 27, ROE देखेंगे तो वो भी बहुत अच्छा है। तो इस स्टॉक को भी आपको गिरावट में ऐड करना चाहिए। ऐड कब करना है? तो ऐड क्या अभी कर लें? नहीं, इसका जवाब है गिरावट आने पर। इस स्टॉक का जो 52 वीक हाई है वो 4924 रुपये है और जो लो है 2201 रुपये है। यानी अभी स्टॉक अपने 52 वीक लो से जो है
108% का रिटर्न दे चुका है। तो आपको वेट करना है नीचे आने का और 3120 के पास में आप ऐड करने की सोचें, क्योंकि वहाँ पे इसका 200 DMA भी है, तो आप वहाँ पे इसको ऐड करने की सोचें। दोस्तों, जो तीसरा स्टॉक है उसका नाम है आरवीएनएल। आरवीएनएल देखेंगे तो 28,492 करोड़ का मार्केट कैप है। अभी जो करंट प्राइस चल रही है 137 रुपये चल रही है। हाई 144 लगा चुका है और 30 इसका लो है। वहीं पर अगर देखेंगे तो बुक वैल्यू इसका 35 का है। अगर ROC देखेंगे तो 17 है, ROE 20 है, यानी ये बहुत अच्छा है। फेस वैल्यू भी आपको 10 का मिल जा रहा है इसमें। दोस्तों, अगर इंडस्ट्री पी देखेंगे तो आरवीएनएल सस्ता मिल रहा है, क्योंकि 37 इंडस्ट्री पी है और इसका पी जो है वो 37 है। वहीं प्रमोटर होल्डिंग की देखेंगे ज़बरदस्त है। सेल्स ग्रोथ देखेंगे 21% का सेल्स ग्रोथ है, यानी भी बहुत अच्छा है। और डिविडेंड भी कंपनी देती है। तो दोस्तों, इसे आपको कब ऐड करना है इसके लिए आप देख लीजिए। आरवीएनएल में जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अगर इस रेंज से कोई एंट्री लिया है तो इसमें बना रहे, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ अप ट्रेंड में चल रहा है। 200 डेमा और 50 डेमा दोनों के ऊपर चल रहा है। तो ये स्टॉक का अगर अभी जो 140 वाला लेवल है, अगर इसको ब्रेक करता है, तो ब्रेक करने के बाद सस्टेन करता है, तो जो स्विंग ट्रेडर हैं वो इसमें एंट्री ले सकते हैं अपने स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं उनको वेट करना चाहिए एक बार 80 तक आने का, क्योंकि यहाँ देखिए आपको कि 80 से इसने ब्रेकआउट दिया था। 80 से ही इसने ब्रेकआउट दिया है। इसका जो 200 डेमा है वो 86 बन रहा है। तो इसलिए आपको वेट करना चाहिए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। और स्विंग वाले या शॉर्ट टर्म वाले तो 140 का ब्रेकआउट होने पे ही एंट्री की सोचेंगे। 120 आ जाए तो फिर 120 पे सोच सकते हैं। इस स्टॉक को मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि ये स्टॉक रेलवे का स्टॉक है। रेलवे के स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड स्टॉक में है और ये रेलवे को भी बहुत काम करना है। आने वाले समय में इंडियन रेलवे बहुत काम कर रहा है, तो जिसकी वजह से इस स्टॉक में बूम मिलेगा। रेलवे के अधिकतर स्टॉक में बूम मिलेंगे। दोस्तों, चौथा स्टॉक हम देखते हैं तो इसका नाम है IRFC लिमिटेड। ये भी रेलवे का स्टॉक है और ये भी बम्पर रिटर्न दे चुका है और अभी देगा भी। तो आइए हम देख लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल और वैल्यूएशन को। तो 45,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 35 रुपये करंट प्राइस चल रही है, जो कि इसका ऑल टाइम हाई जो है वो 37 रुपये का है और लो 20 रुपये का है। स्टॉक भी अभी 7 का है, डिविडेंड भी देता है स्टॉक। ROE देखेंगे तो अच्छा है, फेस वैल्यू 10 का है। आप सब कहेंगे कि कंपनी पे तो हैवी डेप्ट है, लेकिन डेप्ट होने का कारण है क्योंकि ये फाइनेंस कंपनी है जो रेलवे के फाइनेंस करती है, रेलवे यानी इंडियन गवर्नमेंट। तो ये सब पैसा डिले होता है, तो इसलिए इस पर डेप्ट इतना है। वहीं सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो सेल्स ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छा है, 20% का है। प्रमोटर की होल्डिंग भी 86% है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे 14% का है। PG रेशियो देखेंगे तो ये स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड है। NPM लास्ट ईयर का 26% का है, जो कि बहुत अच्छा है। तो ये स्टॉक भी आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं गिरावट पे। दोस्तों, RVNL की तरह ये भी स्टॉक भी अप ट्रेंड में चल रहा है। देखेंगे 50 डेमा और 200 डेमा के ऊपर चल रहा है। अगर आपको इसमें एंट्री करनी है तो ये जो रेंज बना है इसको ब्रेक करने का वेट करना पड़ेगा। 37 रुपये का जो इसका ऑल टाइम हाई है उसको ब्रेक करने का वेट करना पड़ेगा, या तो ये अपने 200 डेमा के पास यानी 30 के आसपास में मिले तो आप इसमें लेने की सोचिएगा। दोस्तों, हमारा जो 5वां स्टॉक है उसका नाम है सजलन एनर्जी। सजलन एनर्जी की इस समय मार्केट में बहुत चर्चा चल रही है। सजलन एनर्जी की शेयर मार्केट के दिग्गज निवेशक मुकुल अग्रवाल ने 254 करोड़ की इसमें बाइंग की है और जो 13 करोड़ शेयर क्वांटिटी है। दोस्तों, जब ऐसे इन्वेस्टर इसमें एंट्री लेते हैं किसी स्टॉक में तो वो मल्टीपल टाइम का सोच के ही लेते हैं। सजलन के जून तिमाही के रिजल्ट में पता चला कि मुकुल अग्रवाल ने इस तिमाही में अपना स्टेक इसमें फ्रेश एंट्री लिया है। तो वो 8 रुपये से 14 रुपये के बीच में उसमें स्टॉक ट्रेड कर रहा था, उसमें से कहीं पे भी ये अपना एंट्री ले लिए होंगे। दोस्तों, मार्केट में इसे एक पेनी स्टॉक बोला जाता है, लेकिन ये एक पेनी स्टॉक नहीं है बल्कि ये एक लार्ज कैप का स्टॉक है। देखेंगे 24,000 करोड़ का मार्केट कैप है, करंट प्राइस इसकी 19 रुपये है, जो कि यही इसका ऑल टाइम हाई है। और स्टॉक का पी इसमें देखेंगे बहुत ज़्यादा महंगा है। ये स्टॉक मुझे पसंद है, लेकिन ये थोड़ा रिस्की स्टॉक भी है, तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कॉशस रहने की ज़रूरत है। ROC देखेंगे तो 20% का है, वही फेस वैल्यू 2 है इसका। ROE अभी इसका कुछ पता नहीं है। कंपनी अपने सभी चीज़ों को सही कर रही है इस समय, जैसे कि डेप्ट भी अपना रिड्यूस कर रही है और ग्रोथ भी दिखा रही है, प्रॉफिट भी आया है कंपनी को। तो कंपनी कुछ अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो जिसकी वजह से ये मुझे नज़र में आया तो मैं ये आपको रिकमेंड किया।
लेकिन आप कोई इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी रिसर्च खुद करिएगा। ये स्टॉक भी देखेंगे तो अप ट्रेंड में ही चल रहा है और 250 डेमा के ऊपर चल रहा है ये स्टॉक भी। तो इस स्टॉक में अगर आपको एंट्री लेनी है तो जो अभी ये ब्रेकआउट दिया है यहाँ भी आपकी एंट्री में हो सकती है। 17 रुपये के नीचे का स्टॉप लॉस के साथ आप एंट्री ले सकते हैं, वरना आप वेट करें 11 रुपये जो इसका 200 डेमा दिखा रहा है वहाँ तक के लेवल का वेट करिए। दोस्तों जो छठा स्टॉक है उसका नाम है SRF लिमिटेड। दोस्तों SRF लिमिटेड में इसमें गिरावट चल रही थी। देखेंगे कि केमिकल सेक्टर की ये दिग्गज कंपनी है। अभी केमिकल सेक्टर पर इन्वेस्टर ज़्यादा फोकस में नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि केमिकल सेक्टर में अभी बूम नहीं आएगा। जब भी केमिकल सेक्टर में बूम आएगा तो SRF लिमिटेड भी भागेगा। अभी जो इसका हाई और लो है 1 ईयर का वो 2865 और 2082 के बीच में है। स्टॉक का पी देखेंगे 30 है, वहीं पे अगर बुक वैल्यू 348 का है। ROC 22% है, ROE 22% है जो कि बहुत ही अच्छा है। इंडस्ट्री पी 26 है, अपनी इंडस्ट्री पी से थोड़ा सा महंगा है, लेकिन अगर इसके आप फाइनेंशियल को देखेंगे तो ये बहुत अच्छा चल रहा है और ये अपने ऑल टाइम हाई से 22% का करेक्शन दे चुका है। अगर आप स्टॉक का सेल्स ग्रोथ देखते हैं तो 21% का है। स्टॉक का जो 5 ईयर का सेल्स ग्रोथ है वो 21% का है। वहीं पे PE देखेंगे तो यहाँ पे अंडर वैल्यू है भी स्टॉक। रिटर्न ऑन एसेट 12% का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 22% का है, प्रॉफिट ग्रोथ 14% का है। NPM लास्ट ईयर ये भी 14% का है। तो यहाँ पे देखेंगे भी प्लेस कोई नहीं है, स्टॉक बहुत ही बढ़िया है। 5 सालों में जो रिटर्न दिया है वो 46% का दिया है। दोस्तों इस स्टॉक को आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं क्योंकि एक कंसल्टेशन फेज में चल रहा है। अभी आप देखेंगे तो इसका जो सपोर्ट बन रहा है 2150 रुपये के पास में सपोर्ट बन रहा है। तो यहाँ पे आप इसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इसके नीचे का आप स्टॉप लॉस डाल दीजिएगा, 2150 के नीचे अगर जाता है तो आप एग्जिट कर लीजिएगा। लेकिन ये स्टॉक आपको पोर्टफोलियो में ऐड करने वाला है, क्योंकि अगर जब भी केमिकल सेक्टर भागेगा तो ये स्टॉक भी भागेगा, क्योंकि इस कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो बहुत बढ़िया है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इसका बहुत बढ़िया है। दोस्तों 7वां स्टॉक है HDFC बैंक। HDFC बैंक भी आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक निफ्टी में सेकंड नंबर पर सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाला स्टॉक है। निफ्टी में जो दबदबा रखता है सबसे ज़्यादा, और ये बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा स्टॉक भी है। निफ्टी में सेकंड सबसे बड़ा स्टॉक है और ये अपने 52 वीक हाई से 8% का करेक्शन दे चुका है। और जो इसका 52 वीक हाई है वो है 1758 और लो 1365 का है, और करंट प्राइस इसकी चल रही है 1676 की चल रही है। तो आप देखेंगे तो इसका ROC और ROE जो है वो भी अच्छा है, इसलिए आपको थोड़ा सा करेक्शन का वेट करना चाहिए। और जो इसका 200 डेमा है वो 1595 है। दोस्तों जो हमारा 8वां स्टॉक है वो तो बिल्कुल मोनोपॉली वाला स्टॉक है, क्योंकि आप जब कभी भी आपके घर में कुछ टूट जाता है तो आप जब दुकानदार के पास जाते हैं तो केवल एक चीज़ मांगते हैं कि मुझे फेविक्विक दे दो, और वो ये आपको फेविक्विक देता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं देता है, क्योंकि वो रखा ही नहीं होता है। तो मार्केट में ऐसी इसकी मोनोपॉली है। फेविक्विक इस कंपनी का प्रोडक्ट है। इस स्टॉक का जो भी करंट प्राइस है वो 2663 रुपये का, 2919 रुपये का हाई मार चुका है और 2250 का लो मार चुका है। तो और आप अगर इसका 200 डेमा देखेंगे तो वो 2560 रुपये का है। तो वहाँ पर आपको इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करने का सोचना चाहिए। दोस्तों जो हमारा 9वां स्टॉक है वो KPR मिल लिमिटेड है, जो यार्न और नाइटेड फैब्रिक रेडीमेड गारमेंट बनाती है और विंड पावर में भी है। दोस्तों इसका मार्केट का 22,000 करोड़ का है। जो इसका भी हाई लो है वो 686 और 479 का है। दोस्तों ये अपने लो से 34% का रिटर्न दे चुका है, और गिरावट में आपको इस कंपनी को भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। ये कंपनी भी बहुत ही बढ़िया है। ROC जो देखेंगे 24, ROE 23 जो कि अच्छा है। डिविडेंड भी देती है 0.62% का। प्रोमोटर की होल्डिंग देखिए लगभग 75% के पास है। सेल्स ग्रोथ 15% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 23% का है। रिटर्न ऑन एसेट 15% का है, ये बहुत अच्छा है। NPM लास्ट ईयर में 13% का रहा है। पिछले 5 सालों का रिटर्न 38% का रहा है। दोस्तों KPR मिल का जो सपोर्ट देखेंगे तो आप यहाँ पे ये 639 रुपये के पास में चल रहा है। प्राइस 643 में चल रहा है, तो अपने सपोर्ट के पास में ही है। लेकिन आप यहाँ देखेंगे इसका जो 200 डेमा है वो 572 है। तो इसलिए आप अगर इसमें एंट्री लेते हैं यहाँ पे तो आपको स्टॉप लॉस डिसाइड कर लेना होगा पहले से ही। आपका जो स्टॉप लॉस बनेगा ये 615 रुपये के पास में बनेगा। अगर आप KPR में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो अच्छी बात है। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं है, मिड टर्म के लिए है, शॉर्ट टर्म के लिए है,
तो आप 610 रुपये या 615 रुपये का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। दोस्तों जो हमारा 10वां स्टॉक है वो टाटा ग्रुप का दिग्गज स्टॉक टाइटन है। दोस्तों टाइटन एक ऐसा स्टॉक है जो जिस सेगमेंट में टाइटन काम करती है उसमें बादशाह है, और वहाँ पे देखेंगे 2,64,000 करोड़ का मार्केट कैप ये शेयर करती है। वहीं पे अगर करंट प्राइस देखेंगे तो 2976 रुपये का है, और जो इसका हाई था 1 ईयर का 3211 और 2266 है। तो दोस्तों लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे तो ROC जो है इसका 25%, ROE 30% है। तो ये सब अच्छा है, प्रमोटर की होल्डिंग भी अच्छी है, और जो सेल्स ग्रोथ है वो भी 20% है। ये सब चीज़ें अच्छी है। तो ऐसे स्टॉक जो होते हैं जब कभी भी गिरावट मिले तो मार्केट गिरावट में ऐसे स्टॉक को बाई करने पे आपको रिटर्न मिलता है अच्छा, इसलिए कि क्योंकि यही स्टॉक ना जब गिरावट में गिरते हैं उसके बाद फिर ये अपने उस वैल्यू को छूने के लिए तैयार होते हैं, तो इसलिए वो वहाँ से भागते हैं। जब करेक्शन हो चुका रहता है वहाँ से स्टॉक अपने पुराने लेवल को जाने के लिए रेडी होता है और उस पर एक नया हाई मारता है। टाइटन का 200 डेमा देखेंगे तो वो 2671 रुपये के पास में है। अगर वीडियो को अभी तक लाइक न किया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की रिसर्च करें, एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लें, उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।